हेलो, मेरा नाम है सुधांशु और स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का, चैप्टर नंबर 3, अशोक के फूल, और जिसे हमारे लेखक लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और यह चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर से मानव और सभ्यता और संस्कृति को एक अच्छी सी सीख मिलने वाली है। यानी इस चैप्टर को पढ़ने से हमें बहुत ही ज़्यादा सीख मिलने वाली है। चलिए बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई। तो अब मैं बताऊंगा आपको इस चैप्टर का थीम, यानी इस पाठ का सारांश। तो सबसे पहले ये जानिए ना कि ये जो अशोक का फूल है ना, वो हमारे लेखक लिखे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और उनकी एक बहुत ही अच्छी सी निबंध है। और इसके बाद द्विवेदी जी अशोक के फूल को महत्व बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। किन चीज़ों में? सामाजिक में, धार्मिक में, साहित्य में और इतिहास में भी इसका वर्णन किए हैं। और इस अशोक के फूल से वे उन सभी लोगों को दर्शाना चाहते हैं जो सभ्यता और संस्कृति का पालन करते हैं। उनकी ओर ये संकेत करते हुए इस अशोक के फूल के निबंध को इन्होंने लिखा है। तो चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे जिससे एग्जाम में पूरे नंबर हम पा सकें। तो हमारे चैप्टर का जो पहला टॉपिक है ना, वह है अशोक के फूल को देखकर लेखक का उदास हो जाना। यानी जब हमारे लेखक अशोक के फूल को देखते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और इसमें मैंने लिखा है कि जब अशोक के वृक्ष में जो लाल रंग का फूल खिला हुआ है ना, उसे देखकर लेखक का मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। और वह अपनी उदासी का कारण उस फूल को नहीं देखते हैं, बल्कि वह कहते हैं कि वह इसलिए दुखी नहीं है कि अशोक का फूल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बल्कि उसकी सुंदरता से ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या यानी घुटन हो रही है। और वह उस अशोक के फूल की कमियां भी नहीं बता रहे हैं, जिसके कारण लोग उस अशोक के फूल को अभागा मानने लगेंगे। वह उसकी सुंदरता के बारे में बता रहे हैं, जिससे सबके मन सुखी पूर्वक बने रहे। और उनके दुख का कारण यह है ना कि जिस अशोक के फूल को कालिदास ने बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया था, आज वह हजारों वर्ष पहले ही वह सम्मान लग रहा है कि सभी लोगों ने खो दिया है। लेखक इस कारण दुखी है ना कि जो हमारा अशोक का फूल है ना, उसे कालिदास ने बहुत समय पहले ही बहुत ही ज़्यादा इस फूल को सम्मान दिए थे। लेकिन मानो इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि वो सम्मान हजारों वर्ष पीछे चला गया है। और इस कारण अशोक के प्रति यह अपमानपूर्ण जो व्यवहार हो रहा है ना, इसके कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहे हैं। फिर चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में भारतीय संस्कृति और विश्व की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण के बारे में बताया गया है। यानी इसमें लेखक भारत को एक विचित्र देश मान रहे हैं, क्योंकि जो भारत की संस्कृति है ना, वो बहुत सारे देशों से मिल के बनाई गई है। यानी लेखक इसमें कह रहे हैं कि भारत के समय समय पे अनेक जातियाँ आई, जैसे असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, गंधर्व आदि। ये बहुत सारी जातियाँ यहाँ पे भारत में आई और यहीं पे अपना बस गई। और ये जातियाँ जहाँ भी थी ना, वे अपनी संस्कृति, अपना प्रभाव डालती थी। और ये अपनी संस्कृति छोड़ के ये वापस अपने देश चले गए, तो उनकी जो संस्कृति थी वो भारत की संस्कृति में मिल गई। यानी लेखक ये हमसे कहना चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा मिलती है किनसे? जो हमारे भारत आए थे, असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, ये सभी जो हमारे भारत में आए थे। और उन्हीं लोगों को अपनी संस्कृति का योगदान भी हमारे लेखक दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति का योगदान है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो देशों विदेशों में ये गाई जाती है कि भारतीय संस्कृति सबसे कोमल और सबसे सुंदर होती है, वो किनकी देन है? जो हमारे भारत में बहुत समय पहले आए थे, जो असुर, आर्य और नाग और गंधर्व है। ठीक है। चैप्टर की थर्ड पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इस चैप्टर की सबसे जान कही जाती है, वो है तीसरा पॉइंट। देखिए, इसमें दिया गया सामंती सभ्यता एवं परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक। मेन पॉइंट यही है दोस्तों। देखिए, तो इस टॉपिक में लेखक हमसे बता रहे हैं कि जो भारतीय परंपरा है ना, उसमें अशोक के फूल दो प्रकार के पाए गए हैं। एक है श्वेत अशोक के फूल और एक है लाल अशोक का फूल। लेकिन जो श्वेत अशोक का पुष्प है ना, उसको तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। यानी जो तंत्र मंत्र पढ़ते हैं, जो ओझा होते हैं, ये सब श्वेत अशोक के फूल को यूज करते हैं। और जो लाल अशोक का फूल होता है ना, उसे स्मृति वर्धक माना गया है। यानी उस फूल को हम सजावट के अनुसार उसको
लगा सकते हैं। और द्विवेदी जी का मानना है ना, जो यह अशोक का वृक्ष है ना, यह सामंती सभ्यता से ही ये चले आ रही है। और सामंती सभ्यता जब थी ना, तो उस समय यह इसका प्रतीक था। अब ये सभ्यता क्या होती है, हर एक युग में देखो दोस्तों अलग अलग चीज़ होती है। जैसे हम लोग की इस समय युग चल रहा है, इसमें हमारा राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय मिठाई, उसी समय पहले सभ्यता चलती थी। तो उस समय जिस समय अशोक के फूल को महत्व दिया जाता था, उस समय सामंती सभ्यता थी। और सामंती सभ्यता का प्रतीक जो था ना, वो था अशोक का फूल। लेखक हमें बाद में बताते हैं कि जैसे ही सामंती सभ्यता कम हो गई, यानी सामंती सभ्यता ढह गई, उसके बाद ही अशोक के फूल का महत्व भी घट गया। यानी जिस प्रकार सामंती सभ्यता के लोग अशोक के फूल को मानते थे, वे जैसे ही सामंती सभ्यता खत्म हो गई, वैसे ही अशोक के फूल को भी महत्व लोग कम मानने लगे। फिर हमारे चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें कहा जा रहा है जो अशोक वृक्ष की पूजा, गंधर्वों या यक्षों की देन। फिर हमारा चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है अशोक वृक्ष की पूजा। प्राचीन साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अशोक के वृक्ष में कंदर्प देवताओं का वास होता है। यानी जैसे हम हर एक पेड़ में अलग अलग देवताओं को मानते हैं, जैसे नीम में अलग देवता, बांस में अलग देवता, पीपल के पेड़ में अलग देवता, उसी तरह जो पहले के लोग थे ना, वे अशोक के वृक्ष में कंदर्प देवता को मानते थे। और वे लोग ना अशोक की पूजा नहीं, बल्कि उसमें बसे उस देवता की करते हैं। और वास्तव में दोस्तों देखा जाए तो हमारे पास जो भी वृक्ष होता है, हम उसकी पूजा नहीं करते हैं, बल्कि उसमें जो उपवास रखते हैं देवता, या उसमें जो बैठे रहते हैं देवता, हम उनकी पूजा करते हैं। तो उसी तरह उस समय अशोक के नहीं, बल्कि उसमें जो देवता रहते थे, कंदर्प देवता, उनकी पूजा की जाती थी। और लेखक फिर मानते हैं कि जो अशोक का गुच्छा है ना, जो अशोक का फूल है ना, वो आज भी है। और भारतवर्ष में इस पुष्प का प्रत्येक दल में लहरा रहा है। लेकिन लोगों के जो मानने की सोच है और उसकी संस्कृति है, लोग उसको महत्व बहुत ही कम देते हैं। फिर अब देखिए चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। फिर बाद में बताया गया है जो मनुष्य की दुर्दम जीविका है, यानी जो जीने की इच्छा है। लेखक इसमें करे हमसे कि लेखक का मानना है कि दुनिया की सारी चीज़ें मिलावटें होती हैं। यानी वास्तव में दोस्तों हमारे आसपास जो भी सामान को हम उपयोग में लेते हैं, वो मिलावट की ही बनी होती है। लेकिन कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं होती है। इसके बावजूद केवल एक ही चीज़ विशुद्ध है, वो है मनुष्य की दुर्दम जीविका, यानी जो जीने की इच्छा है। मनुष्य कभी भी अपनी इच्छा में कमी नहीं करता है। यदि उसके पास संपत्ति है, उसके पास पैसा है, तो अपने पैसे के अनुसार जीता है, वो अपने जीने में कोई कमी नहीं करता है। उसी को लेखक बता रहे हैं कि हर एक चीज़ में मिलावट हो सकती है, लेकिन कभी भी कोई मनुष्य में मिलावट नहीं होती है। उसके जीने की इच्छा में कोई मिलावट नहीं होती है। वह गंगा की तरह अनादि धारा के समान सब कुछ हजम करके भी वह पवित्र होता है। और हजारों वर्षों तक ये देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बहुत ही अनमोल है, और वो सभ्यता और संस्कृति को रोंदती चली आ रही है। और मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए बहुत सारे धर्माचार करता है, बहुत सारे विश्वासों को मानता है, बहुत सारे उत्सव करता है, बहुत सारे व्रत भी करते हैं मनुष्य, जो धोती बहाती हुई इस जीवन धारा को आगे बढ़ा रही है। फिर हमारे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, वो है अशोक के फूल का मदमस्त होना। यानी लेखक इस टॉपिक में बताना चाहते हैं कि अशोक का फूल वो देखने में बहुत ही मस्त रहता है। यानी लेखक कह रहे हैं कि अशोक का जो फूल है ना, वो आज भी उसी मौज में है जो 2000 वर्ष पहले था। उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं है। और आप ही दोस्तों सोचो कि आज जो मैं पेड़ है, वो क्या 100 साल बाद उसको मैं उगाऊंगा, तो क्या वही पेड़ रहेगा कि अलग हो जाएगा? तो कहेंगे हाँ, ये पेड़ वही रहेंगे। इसलिए जो अशोक का वृक्ष 2000 वर्ष पहले था सामंती सभ्यता में, जिसे लोग अपना प्रतीक मानते थे, आज भी वह अशोक का वृक्ष हमारे पास है। वह उसी मस्ती में हंस रहा है, उसी मस्ती में झूम रहा है, परंतु लोग उसके महत्व को प्राचीन समय में ही देख चुके हैं। यानी उसकी महत्ता को अब नहीं पहचान रहे हैं लोग। लेखक इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे ही समय बीतता रहा है, वैसे ही अशोक के वृक्ष की महत्व क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इस कारण उन लोगों में से लेखक भी दुखी हो जाते हैं। और अशोक की यह दुर्दशा देखकर अंततः लेखक हमसे कहते हैं कि जो अशोक का वृक्ष है ना, वो आज भी ज्यों का त्यों अपने मस्ती में झूम रहा है, और मनुष्य की मनोवृत्तियों के अनुसार आनंदित हो सकता है तथा दुखी भी। यानी लेखक हमसे कह रहे हैं
कि मनुष्य अपने समय के अनुसार कभी सुख रहता है, कभी दुखी रहता है। लेकिन जो अशोक का वृक्ष है ना, चाहे वो 2000 वर्ष पहले की बात कर रहे हो, चाहे अभी की बात कर रहे हो, अशोक का वृक्ष वैसे ही उसी मस्ती में झूम रहा है। और कालिदास ने अपनी मनोवृत्तियों में ये अनुभव किया है कि समय भले ही बदलता है, उसके अनुसार मनोवृत्तियां ही बदलती है, लेकिन मनुष्य की दुख नहीं बदलना चाहिए। यानी इसके कहने का मतलब ये है कालिदास जी का कि समय के अनुसार हमें अच्छे तरीके से मस्ती से झूमना चाहिए, एक हमें अशोक के वृक्ष की तरह। बल्कि ये नहीं कि हमारा समय जैसे ही बीता तो फिर हम दुखी हो जाएं। हमें हर समय खुशहाल रहना चाहिए और हर समय मस्ती में झूमना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर पूरा एंड होता है।